माजी ये था हमारा सरप्राइज मेरे ये था तुम्हारा सरप्राइज, तुम मेरे घर वालों को मुझसे दूर कर देना, गुल ने चीखते हुए कहा। दामी ने जवाब में कुछ न कहा, वो बस उसे देखता जा रहा था जब उससे जैसे उस पर यकीन ही नहीं था। चले जाओ यहाँ से अभी इसी वक्त, क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। दाऊद, गुल ने उसे धक्का देते हुए कहा तो वो पीछे हुआ। मैं तुम्हें कोई वज़ियत नहीं दूंगा गुल, तुमने जो समझना है समझो, क्योंकि तुमने आज मेरे मोहब्बत का कत्ल कर दिया है जो मैं तुमसे करता था। आज से मैं तुम्हारे लिए मर गया और तुम मेरे लिए। दामिर ने जिस अजियत से ये बात कही थी वो सिर्फ दामिर ही जानता था। गुल ने आंसू भरी नजरों से उसके चेहरे पर एक नज़र डाली और रुख मोड़ गई। दामिर उस पर एक शिकवा की नज़र डालता वहां से चला गया। जिसके जाते ही गुल जमीन पर बैठ गई। उसने इब्राहिम साहब के सीने पर अपनी परेशानी अटका दी और रोने लगी। उसने कांपते हाथों से रोते हुए अपने बैग से फ़ोन निकाला और हरमीन को कॉल मिलाई। अस्सलाम वालेकुम, अभी तो मुझसे मिल कर गई थी, इतनी जल्दी याद आ गई मेरी। कॉल पे होती हरमीन की शरारत भरी आवाज़ उसके कानों से गूंजी। हरमीन, गुल ने रोते हुए कांपती आवाज़ में उसे पुकारा। गुल, क्या हुआ, तुम रो रही हो? गुल की रोती हुई आवाज़ सुनकर हरमीन ने फिक्रमंदी से पूछा। हरमीन, घर आ जाओ, जल्द आ जाओ प्लीज़, गुल ने रोते हुए कहा। ओके, मैं आ रही हूँ, मगर प्लीज़ तुम रोना तो बंद करो, हरमीन ने परेशानी से कहा। तो गुल ने उसकी बात सुनकर फ़ोन बंद कर दिया और अपने माँ बाप की खुली आंखों को देखा। उसने अपना हाथ इनकी आंखों पर फेर कर इनकी आंखें बंद कर दी और उनके पास बैठे रोने लगी। कुछ वक्त पहले, दो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से के उससे पहले हरमीन आ जाए, गुल ने दामिर को आंखें दिखाते हुए परेशानी से कहा। वो इस वक्त हरमीन के साथ शॉपिंग मॉल में आई हुई थी, मगर दामिर को यहाँ देखकर उसे जाने को कहा। वो तो शुक्र था कि हरमीन यहाँ नहीं थी, किसी और शॉप में थी। अच्छा, चला जाता हूँ, दाऊद ने उसे घूरते हुए कहा। तुमने बाल कटवा लिए? गुल ने उसके कटे हुए बालों को देखते हुए कहा। हाँ, क्योंकि तुम्हें ये पसंद नहीं थे तो मैंने सोचा कटवा लूँ, दाऊद ने बालों में हाथ फेरते हुए दिलकशी से कहा। मगर मैंने तो तुमसे कभी कटवाने का नहीं कहा, गुल ने मुस्कुराते हुए दामिर की खूबसूरत नीली आंखों में देखते हुए कहा। हाँ, नहीं कहा कभी, मगर तुम्हें पसंद भी तो नहीं थे ना, तो मैंने सोचा क्यों ना कटवा लिए जाएं, अपनी महबूबा की ख्वाहिश पूरी कर दी जाए, दामिर ने शरारत भरे अंदाज में कहा। तो गुल ने उसे घूरा और फिर उसकी मोहब्बत पर मुस्कुरा दी। प्यारा दाऊद, गुल ने मुस्कुराते हुए कहा। वाह, आज तुमने दूसरी मर्तबा खुद से कहा है, वरना हमेशा मुझे कहना पड़ता है तुम्हें ये बोलने के लिए, दामिर ने मसनूई नाराजगी से कहा। तो गुल उसके अंदाज पर हंस पड़ी। अच्छा जाओ मेरे प्यारे दाऊद, गुल ने हंसते हुए कहा। वाह, आज मेरा भी लगा दिया गुल, खैरियत, इतनी मोहब्बत, दामिर ने हैरानी से कहा। अच्छा, आइंदा से नहीं बुलाऊंगी, गुल ने नाराज होते हुए कहा। अरे मजाक कर रहा था, और 15 मिनट में घर जाओ अपने में, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, दामिर ने उसकी गाल को हल्के से छूकर कहा। कोई देख लेगा, पीछे हटो, गुल ने गाल को छूने पर उससे झड़का। कोई नहीं है अभी यहाँ, समझी, और 15 मिनट में घर पहुंचो, दामिर ने उसे घूरते हुए कहा। जहाँ पर अभी वो दोनों खड़े थे वहाँ अभी एक दो लोग ही थे। कैसा सरप्राइज है ये बताओ, गुल ने मुंह बनाकर पूछा। ये तो घर जाकर ही पता चलेगा, दामिर कहता वहां से चला गया, जबकि गुल नफी में सर हिलाती हरमीन को ढूंढने चली गई। दामिर कार में आकर बैठा, उसके साथ अजलान भी था। आप घर चलें, अजलान ने उसे देखते हुए कहा। नहीं, गुल के घर चलो, दामिर ने सामने रोड की तरफ देखते हुए जवाब दिया। क्यों, अभी तो मिलकर आए हो, अजलान ने उसे घूरते हुए पूछा। हाँ, अभी मिलकर आया हूँ, गुल अभी 15 मिनट में घर पहुँच रही है, तो मैं उसके पास 15 मिनट के लिए टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, क्योंकि मॉल में तो सही से बात ही नहीं हो पाई, और उसके लिए यही एक सरप्राइज है कि मैं उससे पहले उसके घर उसका इंतज़ार कर रहा होऊंगा, तमीर ने गुल को सोचते हुए मोहब्बत से कहा, जबकि अजलान ने नफी में सर हिलाते हुए कार स्टार्ट कर दी। जब जब वो गुल के घर पहुंचे तो गुल का गेट खुला हुआ था और बाहर खड़े गार्ड्स का बेजान वजूद जमीन पर गिरा हुआ था। दामिर ये देखकर तेजी से गाड़ी से उतरा और अंदर की तरफ बढ़ा, जबकि ज़लान हैरानी से ये सब देख रहा था। इस इलाके में इतने घर नहीं थे, जिस वजह से किसी को पता भी नहीं चला कि यहाँ क्या हुआ है। दामिर अंदर गया तो इब्राहिम साहब और नायला बेगम का बेजान वजूद देखकर हैरान रह गया। इसने महक की तरफ देखा, जिसकी आंखें तो तकलीफ से बंद थी, मगर सांसें चल रही थी। वो महक की तरफ बढ़ा
اور اسے اٹھا کر باہر لے گیا اور زلان کو پکڑا کر واپس اندر آ گیا اور اسے تقویت بھی کی کہ مہک کو گھر لے جائے اور اچھی ڈاکٹر کا انتظام کرے۔ گل جو داؤد کے سرپرائز کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھی، ہرمین کو اس کے گھر چھوڑ کر گھر پہنچی تو سب دیکھ کر حیران رہ گئی۔ باہر گارڈ کا بے جان وجود اور اندر فرید انکل ڈرائیور کا، یہ سب دیکھ کر وہ گھر کے اندر بھاگی اور دامیر کے ہاتھ میں چھری دیکھ کر وہ دامیر کو غلط سمجھ بیٹھی اور گل کی یہی غلط فہمی دامیر اور گل کو ایک دوسرے سے دور کرنے کا باعث بنی۔ حال رات کو گل کی آنکھ کھلی تو دامیر اس کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ اٹھ بیٹھی اور بیڈ سے اتری، واش روم میں دیکھا تو وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ یہی صحیح موقع ہے ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے کا، گل نے خود سے کہا اور جلدی سے کمرے سے باہر گئی اور سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی۔ بیسمنٹ میں ہی ان کے خلاف ثبوت ملیں گے، گل خود سے کہتی باہر آ گئی اور لان کی بیک سائڈ میں بنے بیسمنٹ کے پاس گئی۔ گل نے بیسمنٹ کا دروازہ کھولا۔ دامیر کرسی پر بندھے کسی آدمی کی انگلیوں بے رحمی سے چھری سے کاٹ رہا تھا اور وہ آدمی منہ پر پٹی بندھے ہونے کی وجہ سے چیخ نہیں پا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر گل کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی دروازہ کھلنے کی آواز پر، اور گل کی چیخ پر دامیر نے دروازے کی طرف دیکھا تو گل منہ پر ہاتھ رکھے کرسی پر بندھے آدمی کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر دامیر کھڑا ہو گیا اور چھری کو رکھ دیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے، دامیر نے غصے سے گل کو دیکھ کر کھڑے ہو کر کہا۔ اسے چھوڑ دیں، اس نے کیا کیا ہے؟ کیوں ایک بے قصور کو مار رہے ہیں؟ گل نے ہمت کر کے خوف سے لکھڑاتی آواز میں کہا، ورنہ اس کا دل تو وہاں سے بھاگ جانے کو کر رہا تھا۔ اسے ہمیشہ سے خوبصورت لگنے والے دامیر کی ان نیلی آنکھوں سے آج خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے، دامیر نے غصے سے کہا تو گل ڈر گئی۔ نہیں، آپ اسے چھوڑیں، کیوں مار رہے ہیں؟ ظالم ہیں آپ، گل نے روتے ہوئے کہا۔ دامیر غصے سے آگے بڑھا اور گل کا بازو پکڑ کر اس سے بیسمنٹ کا دروازہ اچھے سے بند کر کے اسے اندر لے کر جانے لگا۔ گل بے آواز روتی اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ اسے دامیر سے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں اب وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ دامیر نے لا کر اسے کمرے میں چھوڑا اور دروازہ لاک کیا۔ دامیر کے ہاتھوں پر خون لگا ہوا تھا جو اب گل کا بازو پکڑنے کی وجہ سے گل کے بازو پر بھی لگ گیا تھا۔ دور رہیں مجھ سے، دامیر کو دروازہ بند کرنے کے بعد خود کے پاس آتا دیکھ کر گل نے خوف سے پیچھے ہوتے ہوئے کہا۔ دامیر اس کے خوف کی پرواہ کیے بغیر اس کی طرف غصے سے بڑھا۔ خود کو بچانے کے لیے گل واش روم کی طرف بڑھی تاکہ واش روم میں بند ہو سکے، مگر دامیر نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے پکڑا اور دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ کیا کرنے آئی تھی تم وہاں؟ بتاؤ مجھے، دامیر نے غصے سے دیوار پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اس کے دیوار پر ہاتھ مارنے سے گل خوف سے مزید رونے لگی۔ دامیر اس سے پیچھے ہوا۔ میں آ رہا ہوں 15 منٹ میں، اور ہاں، باہر جانے کی سوچنا بھی مت، خاموشی سے بیڈ پر جا کر لیٹو۔ دامیر نے اسے بیڈ پر جانے کا اشارہ کیا تو وہ تیزی سے بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ دامیر اسے ایک نظر دیکھتا کبرڈ سے اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں چلا گیا۔ گل خوف سے کانپتی بیڈ پر لیٹی رو رہی تھی۔ 15 منٹ بعد دامیر باہر آیا۔ دامیر کے باہر آنے پر گل نے سانسیں روک لیں اور رونا بند کیا۔ دامیر نے ٹاول سے اپنے گیلے بالوں کو رگڑا اور دوسری سائیڈ پر آ کر گل کے پاس بیٹھ گیا۔ گل نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہوئی تھیں تاکہ دامیر کو ایسا لگے کہ وہ سو گئی ہوئی ہے، مگر دامیر جانتا تھا کہ وہ اٹھی ہوئی ہے۔ گل کا جسم کانپ رہا تھا۔ دامیر نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کر لیا اور اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کر لیا اور اس کے خوف زدہ چہرے کو دیکھنے لگا۔ گل نے اب بھی اپنی آنکھیں نہ کھولیں۔ دامیر نے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسائیں اور اس کے مزید قریب ہو گیا۔ اب بتاؤ سویٹ ہارٹ، وہاں کیا کر رہی تھی؟ دامیر نے اس کے کان کے قریب جھک کر کہا تو گل کو رونا آنے لگا۔ اس نے اپنے لب دانتوں تلے دبا لیے۔ رونا نہیں، اور 2 منٹ ہیں تمہارے پاس واضح دینے کے لیے۔ اس کے بعد بھی اگر تم کچھ نہ بولی تو آگے کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ دامیر نے اس کے گال کو نرمی سے اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے کہا۔ گل رونے لگی جبکہ آنکھیں اس کی ہونٹ بند تھیں۔ کیوں مارتے ہیں آپ ان کو؟ کیا بگاڑا ہے ان سب نے آپ کا؟ گل نے روتے ہوئے الٹا سوال کیا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے ڈارلنگ، دامیر نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا۔ میں جب اٹھی تھی تو آپ نہیں تھے یہاں، گل نے آنکھیں بند لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ آگے، دامیر نے اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی جوڑ کر کہا۔ میں نیچے آ گئی تھی، گل نے لب دانتوں میں دبا کر کہا۔ آگے، دامیر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ آگے سب آپ کے سامنے ہے، گل نے کہہ کر لب بھیج لیے۔ میں نے پوچھا ہے وہاں کرنے کیا آئی تھی؟ مجھے ڈھونڈتے ہوئے؟ تو اب تم آ نہیں سکتی تو سچ سچ بتاؤ، دامیر نے اس کے بالوں پر گرفت مضبوط کر کے کہا۔ تکلیف سے بس اس کے منہ سے سسکی نکلی۔ میں بس یہ دیکھنے آئی تھی کہ آپ کہاں ہیں، گل نے جھوٹ سے کام لیا۔ مطلب تم سچ نہیں بتاؤ گی؟
दामीर ने उसका चेहरा ऊपर करके कहा तो गुल आंसुओं भरी नजरों से उसे देखने लगी। ठीक है, दामीर कहते ही झुका और उसकी सांसें रोक गया। दामीर के इस अमल पर गुल ने तकलीफ से आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद जब दामीर उससे दूर हुआ तो गुल के चेहरे को देख गुल की आंखें बंद थीं और अब वो दामीर के पीछे हटने पर लंबी लंबी सांसें लेने लगी थी। आंखें बंद होने के बावजूद उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। अभी के लिए ये छोटी सी सजा है, लेकिन अगर आइंदा तुमने ऐसा कुछ किया तो नताइज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। दामीर ने उसको लंबी लंबी सांसें लेते देख उसकी बंद आंखों से निकलने वाले आंसुओं को साफ करते हुए कहा। दामीर ने उसका सर अपने सीने से लगा दिया और सोने के लिए आंखें बंद कर ली। उसके सीने से लगकर गुल रोने लगी। दामीर ने उसे देखा और खामोशी से उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। गुल ने दामीर की शर्ट को मजबूती से अपने हाथ में पकड़ लिया और मजीद रोने लगी। गुल ने दामीर की शर्ट को मजबूती से अपने हाथ में पकड़ लिया और मजीद रोने लगी। दामीर ने उसका सर अपने बाजू पर रखा और मुकम्मल तौर पर रुख उसकी तरफ मोड़कर उसे देखने लगा। खामोश हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। दामीर ने उसकी आंखों से आंसू साफ करते हुए नरमी से कहा, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों इतनी तकलीफ दे रहे हैं मुझे? किस गुनाह की सज़ा मुझे पिछले 1 साल से दे रहे हैं? गुल ने रोते हुए कहा। उसकी बात सुनकर दामीर तंजिया हंस पड़ा। तकलीफ? दामीर कहते हंस पड़ा। मैंने तुम्हें तकलीफ दी या तुमने मुझे तकलीफ दी? दामीर ने तल्ख मुस्कुराहट से कहा, अब आप अब भी कह रहे हैं कि मैंने आपको तकलीफ दी? आपने मुझे तकलीफ दी है। पहले मेरे से मोहब्बत का नाटक किया और फिर जब मैं मुकम्मल तौर पर आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई तो आपने मेरे से मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे माँ बाप और बहन बहन भी। आप जानते थे महक जिंदा है, मगर फिर भी उसको मेरे से दूर रखा। क्यों? मुझे तकलीफ तो आपने दी है और मुझसे ये कह रहे हैं कि मैंने आपको तकलीफ दी? गुल ने खिड़की से आती चांद की रोशनी में उसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए तकलीफ से कहा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और अब भी कहूँगा कि मैं तुम्हें कोई वजाहत नहीं दूंगा इस बारे में, क्योंकि जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ वजाहतें नहीं दी जाती। दामीर ने संजीदगी से कहते आंखें बंद कर ली। गुल ने एक शिकवा के नज़र उस पर डाली और अपनी आंसुओं भरी आंखों को बंद कर लिया। दोनों ने ये रात तकलीफ में गुजारी थी। एक ने अपनी मोहब्बत का भरोसा ना पाने की वजह से और दूसरे ने गलत फहमी की बिना पर। चंद घंटे पहले दामीर कासिम खान के साथ और भी बहुत से गैंगस्टर शामिल हैं और इनमें ही से एक गैंगस्टर खजर की लोकेशन का पता चल गया है कि वो इस वक्त कहाँ है। अजलान ने दामीर को आकर बताया। दामीर इस वक्त लॉन में खड़ा पौधों को देख रहा था जो हवा की वजह से हिल रहे थे। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो फिर बताओ मुझे कि वो इस वक्त कहाँ है? दामीर ने बगैर अजलान की तरफ देखे जवाब दिया। अजलान ने उसे लोकेशन बताई तो वो अजलान की तरफ मुड़ा। हमने आज ही जाना है इस जगह और उसको यहाँ लाना है और किसी भी कीमत पर उसके मुंह से सारा राज उगलवाने हैं। दामीर ने अजलान को देखते हुए संजीदगी से कहा तो अजलान ने सर हाँ में हिला दिया। कब जाना है? अजलान ने उसकी खूबसूरत नीली आंखों में देखते हुए पूछा। तैयारी करो, हम अभी निकलेंगे क्योंकि मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। दामीर कहता बेसमेंट की तरफ चल दिया तो अजलान भी इसके पीछे गया। इन दोनों ने अपनी तमाम तैयारी मुकम्मल की और रवाना हो गए। थोड़ी ही देर तक वो अजलान की बताई हुई जगह पर पहुंच गए। वो जगह काफ़ी वीरान थी। वहाँ कोई भी नहीं था, सिर्फ एक घर था जिसके लिए वो यहाँ आए थे। इन दोनों ने गौर से देखा तो वहाँ कोई कैमरा नहीं था लगा हुआ, क्योंकि खजर गैंगस्टर सिर्फ एक रात के लिए यहाँ रहने आया था, कुछ काम के लिए। घर के बाहर सिर्फ एक गार्ड खड़ा था। वाह, आज तो हमारी कुछ ज़्यादा ही आसानियाँ हैं अजलान। दामीर ने अजलान को देखते हुए आहिस्ता आवाज़ में कहा, उसे अपना गुड लक समझो और अब चलो। अजलान ने कहते ही गन निकाली और गेट पर खड़े गार्ड को शूट कर दिया। गन साइलेंट थी, इसीलिए आवाज़ नहीं गूंजी थी। गेट पर खड़ा गार्ड मौके पर ही जाँ बहक हो गया और दोनों हमेशा अकेले ही आते थे। इनको कभी किसी तीसरे की जरूरत नहीं थी पड़ी इन कामों के लिए। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते अंदर की तरफ बढ़े। गेट पर पहुंचते ही दामीर ने अजलान को बैक साइड से अंदर जाने को कहा तो अजलान हाँ में सर हिलाता बैक साइड पर चला गया। दामीर अंदर गया तो अंदर लॉन में 2-3 गार्ड्स खड़े आपस में बातें कर रहे थे। दामीर ने नज़र उठाकर देखा कि कहीं किसी की इस पर नज़र तो नहीं, मगर कोई भी नहीं था। दामीर ने गन साइलेंट की और इस
اور ایک ساتھ 3 گولیاں چلائیں اور تینوں گارڈ نیچے گر گئے۔ گولی ڈائریکٹ ان کے سر پر لگی تھی تو وہ اسی وقت اپنی جان کی بازی ہار گئے تھے۔ دامیر گھر کے اندر کی طرف بڑھا۔ دامیر اندر جا کر دیوار کے ساتھ لگ گیا کیونکہ وہاں سے 2 آدمی گزر کر ایک کمرے کی طرف جا رہے تھے اور وہ یقیناً خضر گینگسٹر کا ہی کمرہ تھا۔ دامیر نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی تو وہاں ابھی کوئی بھی نہیں تھا۔ دامیر جلدی سے اس کمرے کی طرف بڑھا اور اس کمرے کے دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ تبھی اذلان بھی اسے دور دیوار کے ساتھ کھڑا نظر آیا۔ اس نے اذلان کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اذلان آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس تک آیا۔ کمرے سے 3 آدمیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ 3 آدمی ہیں اندر اور ان میں سے ایک خضر ہے، تو ہم نے یہ کام یہی ختم کرنا ہوگا۔ باقی 2 آدمیوں کو مار کر ہم نے خضر کو پکڑنا ہے۔ اوکے، دامیر نے اذلان کو دیکھتے ہوئے بہت آہستہ آواز میں اسے پلان بتایا۔ اذلان نے سن کر گردن ہاں میں ہلا دی۔ دامیر نے ایک دم دروازہ کھولا اور دونوں نے اندر داخل ہو کر باقی دونوں آدمیوں کو شوٹ کر دیا۔ یہ عمل اتنا اچانک ہوا تھا کہ کوئی سمجھ ہی نہ پایا کہ ہوا کیا ہے۔ دامیر ان دونوں آدمیوں کو دیکھ چکا تھا، اسی لیے جانتا تھا کہ خضر وہ دونوں نہیں۔ خضر اس اچانک حملے پر گھبرا گیا اور جلدی سے آگے بڑھ کر اپنی گن اٹھانی چاہی، مگر دامیر نے اس سے پہلے ہی اس کی ہاتھ اور ٹانگ پر شوٹ کر دیا، جس سے وہ زمین پر گر پڑا۔ دامیر اور اذلان نے اسے اٹھایا اور اپنے ساتھ باہر لے آئے۔ سیکورٹی کم تھی، اسی لیے انہیں زیادہ کام نہ کرنا پڑا اور اپنا مشن کمپلیٹ کر کے خضر کو اپنے ساتھ باہر لے آئے اور اسے گاڑی میں ڈال کر گاڑی سٹارٹ کی اور گھر لے آئے۔ گھر کے بیک سائڈ پر بنے دروازے سے وہ اسے بیسمنٹ میں لے کر گئے اور اسے وہیں کرسی پر اچھے سے باندھ دیا اور خود وہاں سے چلے گئے۔ رات کو گل کے سونے کے بعد دامیر وہاں آیا۔ تم قاسم خان کے ساتھ انوالو ہو نا، تو جلدی سے اب مجھے بتاؤ کہ قاسم خان اس وقت کہاں ہے۔ دامیر نے اس کی طرف جھک کر سختی سے کہا، مجھے چھوڑ دو۔ خضر نے تکلیف سے کہا، جبکہ خود کی بات کا یوں نظر انداز ہونے پر دامیر نے چھری اس کے ہاتھ میں کھبو دی، جس سے اس کے منہ سے ایک دردناک چیخ برآمد ہوئی۔ اس وقت سب سو رہے تھے، اسی لیے ہمیشہ کی طرح کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں تھا چلا۔ اگر کوئی اٹھا ہوتا تو ضرور ڈر جاتا۔ بتاؤ اب، دامیر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں زیادہ نہیں جانتا اس کے بارے میں، وہ آئے روز اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے، اس کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہے۔ ہم بچوں کے گردوں کو بیچتے ہیں یا پھر انہی بچوں کو اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ خضر نے تکلیف سے روتے ہوئے بتایا، ایکسٹرا انفارمیشن دینے کے لیے تھینکس، بٹ تم جو معصوم بچوں کے ساتھ ظلم کرتے ہو نا، اس کی سزا تو ملے گی۔ دامیر نے کہتے ہی اس کے منہ پر پٹی باندھی۔ خیر، اب بھی وقت ہے، مجھے بتاؤ کہ قاسم خان اس وقت کہاں ہے۔ دامیر نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، مجھے نہیں پتا۔ منہ پر کپڑا ہونے کی وجہ سے اس کی آواز اتنی واضح نہیں تھی، مگر دامیر سمجھ چکا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ رو رہا تھا اور دامیر کو اتنا معلوم ہو چکا تھا کہ وہ سچ میں کچھ نہیں جانتا تھا کہ قاسم خان اس وقت کہاں ہے۔ دامیر نے بے رحمی سے اس کی انگلیاں کاٹنی شروع کر دی۔ تم نے جو معصوم بچوں کے ساتھ ظلم کیا ہے نا، یہ اس کی سزا ہے، اور ہر برے کام کی جو تم قاسم خان کے ساتھ مل کر کرتے آئے ہو۔ دامیر نے اس کی انگلیاں کاٹتے ہوئے کہا اور وہ درد سے چیخ بھی نہیں پا رہا تھا، منہ پر پٹی بندھے ہونے کی وجہ سے۔ اور یہی وقت تھا جب گل بیسمنٹ میں آئی اور دامیر کو اس طرح کرتے دیکھ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ دامیر کے دشمن نے گل کو دیکھ لیا تھا، یہی بات پریشانی کے لیے کافی تھی، مگر خضر وہاں سے بھاگ نہیں سکتا تھا، اس لیے دامیر تھوڑا پرسکون بھی تھا، مگر اسے گل پر بہت غصہ آیا تھا کہ وہ ایسے ہی اٹھ کر سیدھا بیسمنٹ میں آ گئی۔ اب یہ تو قسمت ہی جانتی تھی کہ خضر وہاں سے نکل پاتا بھی ہے کہ یا نہیں۔ اس وقت دوپہر کے 2 بج رہے تھے اور کھانے کے ٹائم ہو گیا تھا۔ وہ سب اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے سوائے اذلان کے۔ اذلان اپنے کمرے میں تھا۔ مہک، جاؤ، جا کر اذلان کو بلا لاؤ۔ دامیر نے مہک کو مخاطب کر کے کہا۔ مہک نے حیرانی سے پوچھا۔ اسے اذلان سے اب ڈر بھی لگنے لگا تھا، کیونکہ اب اذلان پہلے جیسا نہیں رہا تھا اس کے ساتھ۔ جی تم
जी तुम उसकी बीवी हो, जाओ जाकर बुला कर लाओ उसे। दामिर ने संजीदगी से कहा तो महक उठी और कमरे की तरफ चल दी। गुल ने नजरें उठाकर अपने बिल्कुल सामने वाली चेयर पर बैठे दामिर को देखा जो उसे ही देख रहा था। गुल के देखने पर दामिर ने अपनी बाएं आंख दबाई तो गुल सटपटा गई और और को देखने लगी जो उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं था। गुल ने दोबारा दामिर की तरफ देखने की गलती तक नहीं की। महक कमरे में दाखिल हुई तो अजलान बेड पर बैठा हुआ मोबाइल यूज कर रहा था। महक वहीं खड़ी अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी कि कैसे बात का आगाज करे। कुछ कहना है? अजलान ने जब जब उसे उंगलियां मरोड़ते देखा तो संजीदगी से पूछा, जी वो आपको नीचे खाने पर बुला रहे हैं। महक ने वहाँ हाँ में सर हिलाते हुए जल्दी से कहा, मुझे भूख नहीं। अजलान ने मोबाइल यूज करते हुए कहा, प्लीज आ जाए वरना मुझे फिर आना पड़ेगा। महक ने आखिरी जुमला आहिस्ता आवाज में कहा मगर अजलान सुन चुका था। क्यों? तुम्हें फिर क्यों आना पड़ेगा? अजलान बेड से उतरकर उसके सामने खड़े होकर पूछा, कहीं वो ये ना कहे कि उसे बुलाकर ही लाओ। महक ने मासूमियत से मुंह बनाकर कहा तो उस तरह कहते हुए महक अजलान को बहुत प्यारी लगी। तो तुम क्या दोबारा ना आती? उसका हाथ खुद ब खुद महक के गाल पर गया और उसने नरमी से पूछा, जबकि उसके लम्स पर महक को करंट लगा और वो पीछे हुई नीचे आ जाए। खाना ठीक ठंडा हो जाएगा। महक लड़खड़ाती आवाज में कहती साथ ही वहां से चली गई, जबकि अजलान को खुद पर गुस्सा आया कि वो क्यों भूल बैठा था कि ना तो वो उसे पसंद करती है और ना ही अजलान उसे, और ये सिर्फ एक मजबूरी के तहत बंधा गया रिश्ता है। अजलान ने गुस्से से लब भींच लिए और खामोशी से बाहर चला गया। गुल, दामिर ने उसे पुकारा तो गुल ने कोई जवाब ना दिया। रात हो गई थी और वो इस वक्त लॉन में बैठी हुई थी। दामिर उसको ढूंढता हुआ लॉन में आया और उसे पुकारा मगर तामीर उसको ढूंढता हुआ लॉन में आया और उसे पुकारा मगर गुल ने कोई जवाब ना दिया तो वो उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। गुल, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, दामीर ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। गुल चेहरा मोड़े दूसरी तरफ देख रही थी। उसने दामीर को मुकम्मल नजरअंदाज किया हुआ था। गुल, क्या हुआ है? आखिर कुछ बताओ तो सही। दामीर ने उसके हाथ अपने हाथ में लेकर पूछा, मैं आपसे बात नहीं करती। गुल ने उसकी तरफ देखकर कहा और अपना हाथ छुड़वाकर उठकर वहां से जाने लगी। दामीर ने उसका हाथ पकड़कर उससे रोका, क्या हुआ है? क्यों बात नहीं करनी मुझसे? दामीर ने गुल के बिल्कुल सामने खड़े होकर उसकी थोड़ी ऊपर करके पूछा, आपने मेरा यूनिवर्सिटी जाना बंद किया है इसीलिए मैं आपसे बात नहीं करती। गुल ने नाराजगी से कहता चेहरा मोड़ लिया, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे यूं नाराज होने से मैं तुम्हें इजाजत दे दूंगा? तो ये तुम्हारी भूल है कि तुम्हारे इस तरह इनका नाराज होने से मैं तुम्हें इजाजत दे दूंगा। दामिर ने उसकी डार्क ब्राउन आईज में देखते हुए संजीदगी से कहा, जानती हूँ मैं कि आप अच्छे नहीं हैं। गुल ने नाराजगी से कहते हुए वहां से जाना चाहा। इधर आओ, बैठो। दामिर ने उसे वापस चेयर पर बिठाया तो वो मुंह फैलाकर बैठ गई। दामिर को वो इस वक्त इस तरह मुंह फैलाए बैठी बहुत प्यारी लगी। देखो गुल, तुम अभी यूं ही नहीं जा सकती, कुछ वक्त इंतजार कर लोगी तो कुछ नहीं होगा। दामिर ने उसका हाथ थाम कर नरमी से कहा तो गुल ने मुंह फैलाकर मखसूस हाँ में सर हिला दिया। दामिर ने एक गहरा सांस लिया और उसे देखने लगा। बात सुने। थोड़ी देर बाद गुल ने उसे पुकारा। दामिर ने गुल के पुकारने पर उसे सवालिया नजरों से देखा। आपसे एक बात पूछूं? गुल ने उसकी खूबसूरत नीली आंखों में देखते हुए पूछा। पूछो। दामिर ने हाँ में सर हिलाते हुए संजीदगी से कहा, जब मैं यहाँ आई थी तो आपने मुझे पहचान लिया था, तो फिर मुझे देखकर लालमी जाहिर क्यों की? कहते हुए गुल की आवाज जाने क्यों रेंग गई। गुल के सवाल पर दामिर ने उसे देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। ये सवाल मैं मेरे से पूछने की बजाय अगर तुम खुद से पूछो तो तुम्हें इस सवाल का जवाब खुद मिल जाएगा। दामिर संजीदगी से कहता उठकर जाने लगा, मगर मैं इस सवाल का जवाब आपसे चाहती हूँ। गुल ने भी खड़े होते हुए उसकी पुश्त को देखकर कहा तो दामिर ने चलते कदम रुक गए। मेरे जवाब पर तो यकीन करोगी नहीं तुम, तो इसीलिए यही बेहतर है कि तुम खुद से सवाल पूछो जिसका जवाब तुम्हें मुतमिन कर दे। दामिर तंजिया लहजे में कहता वहां से चला गया। गुल ने अपने गाल पर बहते आंसुओं को साफ किया और चेहरे ऊपर करके आसमान की तरफ देखा और आंखें बंद कर ली, जिससे इसकी आंखों से आंसू टूटकर गाल पर बहे। माजी इब्राहिम साहब और नायला बेगम को दफना दिया गया था और ये सब हरमीन और उसके वालिदैन को ही इस बारे में पता था और कुछ लोगों को। महक भी घर नहीं थी आई तो वो और देर इनके डैड
बॉडीज को नहीं नहीं रख सकते थे, तो इसीलिए उन्होंने जल्दी ही दफना दिया। गुल ने इस बात को ज़्यादा फैलाना मुनासिब नहीं ना समझा, इसलिए किसी को भी नायला बेगम और इब्राहिम साहब के कत्ल का नहीं पता पता था। गुल ने हरमीन को सब बता दिया था कि वो ये सब दाऊद ने किया है, और हरमीन के वालिदैन को सिर्फ ये कहा था कि उसे कुछ नहीं पता कि किसने किया है ये। जब उन्होंने रिपोर्ट करने को कहा तो उसने इनकार कर दिया, ये कहकर कि उसने अपना मामला खुद पर छोड़ दिया है, वो खुद उसे इंसाफ देगा, और खुदा पर छोड़ दिया है और वो खुद उसे इंसाफ दिला देगा। और गुल के इस जवाब पर फिर हरमीन के वालिदैन ने आगे कुछ नहीं कहा। महक की गुमशुदगी की रिपोर्ट उन्होंने पुलिस स्टेशन में करवा दी थी। इब्राहिम साहब और नायला बेगम को दफनाए हुए एक दिन गुजर गया था और गुल अभी अपने कमरे में हरमीन के साथ बैठी हुई थी। उसे माँ बाप की जुदाई के साथ साथ दाऊद की बेवफाई ने भी बहुत तकलीफ दी थी। नफरत सी हो गई है मुझे मोहब्बत से, काश कभी किसी को मोहब्बत ना हो, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ तकलीफ देती है। कुछ खुशकिस्मत होते होंगे जिन्हें मोहब्बत में वफा मिली होगी, मगर मेरी मोहब्बत ने तो मुझे वफा की ही नहीं मुझसे वफा की ही नहीं, जिससे मोहब्बत की, जिसको सबसे ज़्यादा चाहा, उसने ही मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। गुल तकलीफ से बोलती अपने दिल का हाल हरमीन को सुना रही थी। वो उठकर कमरे से बाहर जाने लगी। भूल जाओ उसे, हरमीन ने कहा तो वो दरवाजे पर ही रुकी और मुड़ी। नहीं भूल सकती, दुआ करना कि मेरे दिल से इसकी मोहब्बत मर जाए या मैं खुद मर जाऊं। वो चेहरे पर तकलीफ ज़्यादा मुस्कुराहट लिए बोली और बगैर उसका जवाब सुने कमरे से बाहर चली गई। जबकि उसकी आखिरी बात सुनकर हरमीन तड़प उठी और उसके पीछे आ गई। तभी तभी उसका फ़ोन बजा तो उसने देखा पुलिस स्टेशन से कॉल आ रही थी। हरमीन भी उसके साथ ही थी। मिस गुल, आपने जो कार का नंबर बताया था उस कार का पता चल गया है, मगर वो कार मुकम्मल जली हुई है और उस कार में एक लड़की की डेड बॉडी है जो मुकम्मल तौर पर जल गई हुई है। कॉल पे करते ही ये लफ्ज़ गुल को किसी तीर की तरह लगे थे। जी मैं आ रही हूँ, गुल ने कहते ही कॉल रख दी। उसका दिल कर रहा था फुट फुट कर रो दे। थोड़ी देर तक गुल उसी जगह पहुंची तो गाड़ी मुकम्मल जली हुई थी। अंदर एक लड़की भी थी। वो लड़की पहचानने में नहीं आ रही थी क्योंकि चेहरा मुकम्मल जला हुआ था। महक, ये महक नहीं हो सकती, महक मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। गुल ने रोते हुए हरमीन को देखकर कहा। गुल ने उस लड़की का जला हुआ हाथ देखा तो उसकी उंगलियों में एक अंगूठी थी। गुल को अच्छे से याद था कि महक की बर्थडे पर गुल ने उसे एक रिंग दी थी और वो यही रिंग थी। वो रिंग भी काली हो चुकी थी। यही महक है गुल, हकीकत यही है। हरमीन ने रोते हुए गुल से कहा तो गुल जमीन पर बैठकर रोने लगी। कार का एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से गाड़ी दूर दूर जाकर गिरी थी और फिर गाड़ी को आग लग गई थी। इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला था कि ये गाड़ी इब्राहिम साहब के घर से है जिसकी गुल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई हुई थी। गुल ये कहकर लड़की लड़की डेड बॉडी घर ले आई कि ये महक ही है। इतना सब कुछ देखने के बाद गुल के आंसू थम गए थे। वो रो रो कर इतना थक चुकी थी कि अब आंसू भी रुक गए थे। डेड बॉडी को घर लेकर आया गया और जल्दी उसे दफनाया दिया गया, क्योंकि डेड बॉडी की ऐसी हालत नहीं थी कि उसे मजीद रखा जाए, तो उन्होंने जल्द ही दफना दिया। गुल को तो जैसे सदमा पहुंचा था इस सारे वाक़ये से। उसने बोलना बहुत कम कर दिया था। वो बस अब खामोश रहती थी। जरमीन उसे ज़बरदस्ती खाना खिलाया करती थी। जीने की ख्वाहिश तो जैसे ख़त्म हो चुकी थी। वो इस वक्त घर के लॉन में बैठी पौधों को देख रही थी जब गेट कीपर, हरमीन के वालिद ने एक नया गेट कीपर रखा था, ने उसे वकील के आने की इतला दी। गुल ने अंदर भेजने को कहा तो वकील अंदर आया और उसके पास आ गया। आपको ये घर खाली करना पड़ेगा मिस, वकील ने आकर गुल से कहा तो गुल हैरानी से उसे देखने लगी। क्या मतलब? ये मेरे डैड का घर है, मैं क्यों जाऊं यहाँ से? गुल ने हैरानी से कहा, आपका आपके वालिद जाने से पहले ये घर किसी और के नाम कर चुके हैं और अपना सारा बिजनेस भी। वकील ने मानो उसके सर पर बम फोड़ा। अगर आपको यकीन नहीं आता ये साइन देख लें। वकील ने गुल के सामने पेपर्स करके साइन दिखाए तो वहां सच में इब्राहिम साहब के साइन थे। गुल ने सिर्फ साइन ही देखे थे, उसने ना तो पेपर्स देखे और ना पढ़े, और यही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी साबित हुई थी उसकी। किसके नाम किया है सब कुछ? गुल ने भराई आवाज में पूछा। उसी के जिसने उनका कत्ल किया है, वकील ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा तो गुल की आंखों के सामने दाऊद का अक्स लहराया। कल तक आप
इस घर से चली जाइएगा। वकील उसको एक नज़र देखकर कहता वहां से चला गया। गुल सदमे की कैफियत में घास पर बैठी, उसको पता ही ना चला कि कब आंसू उसके गाल पर बहे और वो चीख चीख कर रोने लगी। क्यों क्यों किया ऐसा? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी दाऊद, कभी नहीं। अल्लाह मेरा बदला तुमसे लेगा दाऊद। तुमने मेरे से मेरे सब कुछ छीन लिया, मेरे माँ बाप और अब जो घर था वो भी। क्यों किया ऐसा? खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा दाऊद, कभी नहीं। वो चीख चीख कर रोती हुई दामीर से मुखातिब थी, या अल्लाह मुझे सब्र दे, मैंने अपना फैसला तुझ पर छोड़ दिया है। मेरे मालिक मेरी मुश्किलात आसान फरमा दे। गुल ने आसमान की तरफ देखकर रोते हुए कहा। हाल गुल अपने कमरे में बैठी हुई थी। वो कब से यही सोच रही थी कि दामिर को सब कैसे पता चला कि वो यूनिवर्सिटी से भाग रही है। उसे कैसे पता चला कि उसकी तमाम बातें, दामिर को कैसे पता चली मेरी तमाम बातें। वो अब गार्ड तो हर वक्त मेरे साथ होते नहीं थे और ना ही दाऊद, तो फिर कैसे पता चला? गुल ने सोचते हुए खुद से कहा, जबकि नीचे लॉन में बैठे दामिर उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। कहीं ये लॉकेट, उस लॉकेट के अंदर कोई डिवाइस है? हाँ, यूं ही जाने से पहले उन्होंने यही मुझे पहनाया था। मतलब ये सब उसकी वजह से है। गुल ने अपने गले में पहने लॉकेट को पकड़ते हुए कहा। हूँ, काफी जहीन है ये तो। मैं फजूल में उसे बेवकूफ समझता था। दामीर उसकी बात सुनकर वो कहता मुस्कुरा दिया। मतलब वो अब भी मुझे सुन सकते हैं, फिर तो मुझे खामोश हो जाना चाहिए, गुल ने परेशानी से कहा, जबकि गुल की बात सुनकर दामीर के लब मुस्कुराए। नहीं, मुझे लॉकेट उतार देना चाहिए। गुल कहती लॉकेट उतारने लगी। नहीं, उसको पता चल गया तो वो गुस्सा होंगे। अरे इनको पता कैसे कैसे पता नहीं चलेगा? बेवकूफ गुल, वो सब सुन रहे होंगे, खामोश हो जाओ। गुल ने खुद को डपटा, जबकि उसकी बात सुनकर दामिर मुस्कुराए जा रहा था। उफ, अब मैं बोल भी नहीं सकती। जब भी बोलूंगी इनको सुनाई देगा और फिर मैं अपने प्लान्स कैसे बना पाऊंगी? उफ गुल, क्या कर रही हो? वो सुन रहे होंगे, सब खामोश खामोश रहो, गुल ने बेवकूफ़ी से कहते खुद को डांटा। दामिर मुस्कुराकर चेयर से उठा और अंदर चला गया। ये लड़की बेवकूफ़ ही है, दामिर ने सीढ़ियाँ चढ़ते हुए खुद से हंसते हुए कहा और कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। दामिर कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। गुल जो परेशानी से कमरे के चक्कर काट रही, दामिर के आने पर एकदम रुक गई। हाय अल्लाह, कहीं उन्होंने मेरी बातें सुन तो नहीं ली जो अब यहाँ आ गए हैं? गुल ने परेशानी से लब दांतों में दबा कर कहा, कर सोचा, क्या हुआ? मुझे देखकर इतनी परेशान क्यों हो गई हो स्वीट हार्ट? दामिर ने उसके पास जाकर मुस्कुरा कर कहा तो गुल्लू हड़बड़ा गई। नहीं, वो ऐसे तो कोई बात नहीं, मैं कब परेशान हुई हूँ? गुल ने इधर उधर देखते हुए घबराहट छुपाने की कोशिश करते हुए कहा। दामिर ने आईब्रो उचका कर उसे देखा तो गुल घबरा गई। आप ऑफिस नहीं जाते जो हर वक्त घर में ही बैठे रहते हैं? गुल ने जल्दी से बात बदली। मेरे जाने का दिल ही नहीं करता, बस तुम्हारे साथ रहने का दिल करता है। दामिर ने मोहब्बत से उसके चेहरे पर आई लेट को कान के पीछे करते हुए कहा। ठरकी इंसान, गुल ने ऐसा आवाज में मुंह बनाकर कहा तो उसके नवाजे गए लकब पर दामिर के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंग गई। तो शौहर हूँ तुम्हारा, अब तुमसे मोहब्बत नहीं करूंगा तो और किससे करूंगा? और ये लकब तो बिल्कुल मेरे पर सूट नहीं करता। दामिर ने मुस्कुराहट दबाते हुए नफी में सर हिलाकर कहा। गुल ने उसकी बात पर मुंह बना लिया। तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करती गुल? क्यों मुझसे दूर रहती हो? मेरी एक बात गौर से सुन लो, तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी, इसीलिए मुझसे दूर जाने की तरकीबें बनाना छोड़ दो। दामिर गुल की तरफ झुक कर कहता, उसे बहुत कुछ बावर करवा गया था। आप मुझसे पूछ रहे हैं या कि मैं आपसे दूर क्यों रहती हूँ? इसी वजह से आपसे दूर रहती हूँ। ये जो आप पर इश्क का जुनून सवार है ना, इससे मुझे वहशत होती है। मुझे आपके लोगों पर किए गए जुल्म से वहशत होती है। मुझे आपके करीब आने से वहशत होती है। जब आप मेरे पास आते हैं तब तब मुझे माजी में किए गए आपके जुल्म याद आते हैं। मुझे अपने माजी का हर वो बुरा वक्त याद आता है जिसमें आपकी वजह से मैं दरबदर हुई। गुल ने रोते हुए तकलीफ से कहा। ऐसे क्या देख रहे हैं? गुल ने गुस्से से दामिर को देखकर कहा जो उसे ही देख रहा था। देख रहा हूँ कि कोई रोते हुए भी कितना खूबसूरत लग सकता है। दामिर ने उसकी डार्क ब्राउन आईज में देखते हुए मोहब्बत से कहा। रोने से उसकी नाक सुर्ख हो चुकी थी और दामिर को वो इस तरह बहुत क्यूट लग रही थी। गुल को उसकी बात सुनकर मजीद गुस्सा आ गया। मतलब वो उसकी बातों को मुकम्मल नजरअंदाज किए हुए उसे रोते हुए देख रहा था। जाए यहाँ से, मुझे नहीं करनी आपसे बात।
गुल ने आंसू साफ करते हुए गुस्से से कहा और रुख मोड़ गई। दामिर ने गुल को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसके पेशानी से अपना माथा जोड़ दिया। सुन ली है मैंने तुम्हारी बात और इसका जवाब मेरे पास नहीं है, तो तुम मुझसे सवाल करने की बजाय खुद से पूछ लिया करो, तुम्हें ज्यादा बेहतर जवाब मिलेगा। दामिर ने गुल की बंद आंखों को देखते हुए नरमी से कहा, और जो उसके खींचने पर अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। दामिर की बात सुनकर गुल ने अपनी आंखें खोली और उससे दूर हुई। मुझे नींद आ रही है, मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। गुल ने दामिर से नजरें हटाकर गहरा सांस भरकर कहा और जाकर बेड पर लेट गई। दामिर ने एक नज़र उसकी पुश्त को देखा और कमरे से बाहर चला गया। माजी महक जब माल जा रही थी तो उसकी कार खराब हो गई थी। महक कार से नीचे उतरी। उफ, अब क्या हो गया है इस गाड़ी को, मैं नहीं देख रही। महक ने गुस्से से गाड़ी को देखकर कहते वापसी की तरफ कदम बढ़ा दिए। महक ने ना तो अपना बैग उठाया और ना ही गाड़ी की चाबी पकड़ी और ऐसे ही वापसी की तरफ निकल आई। घर थोड़ी ही दूर था तो वो जल्दी जल्दी चलने लगी। महक के जाने के थोड़ी देर बाद ही वहां से एक लड़की का गुजर हुआ। इस लड़की ने जब देखा कि कार में एक बैग पड़ा हुआ है तो उसने गाड़ी का दरवाजा खोला। गाड़ी लॉक नहीं थी क्योंकि महक गाड़ी की चाबियां नहीं लेकर गई थी। वो लड़की गाड़ी के अंदर बैठी और पर्स खोल कर देखा तो अंदर एक डायमंड की खूबसूरत रिंग थी। उस लड़की ने जल्दी से रिंग पहनी और अपने हाथ को देखने लगी। तभी एक ट्रक तेजी से आया और गाड़ी को टक्कर मारकर चला गया। गाड़ी दूर जाकर गिरी और थोड़ी देर तक गाड़ी में आग लग गई थी और वो लड़की अपनी जान की बाजी हार गई। महक अब दामिर के घर में थी। अजलान जब महक को घर लेकर आया था तो तभी डॉक्टर भी आ गई थी। डॉक्टर ने जल्दी से सबसे पहले ब्लड को रोकने की कोशिश की जो काफी हद तक बह चुका था। अजलान ने जल्दी से कुछ और डॉक्टर्स भी बुलवा लिए। जब बाकी डॉक्टर्स भी आ गए तो उनको रूम में छोड़कर खुद रूम से बाहर आ गया। क्या हुआ अजलान, कौन थी वो लड़की? अरमीन ने अजलान को आता देख लिया था, इसीलिए अरमीन ने अजलान के पास जाकर परेशानी से उससे पूछा था। फिर अजलान ने अरमीन को शुरू से लेकर अब तक की सारी कहानी अरमीन को अरमीन को बताई तो अरमीन को महक के लिए काफ़ी दुख हुआ। आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अरमीन ने उसे हौसला दिया तो अजलान ने सर हाँ में हिला दिया। डॉक्टर बाहर आई तो अजलान जल्दी से उनकी तरफ बढ़ा। देखिए इनका काफ़ी खून बह चुका है तो हमें खून की ज़रूरत है और इनके लिए बेहतर यही है कि इनको अस्पताल शिफ्ट कर दिया जाए। डॉक्टर ने अजलान को बताया तो अजलान परेशान हो गया। जो सहूलतें इस अस्पताल में है वो यहाँ नहीं, तो आपको इनको अस्पताल शिफ्ट कर दें। डॉक्टर ने अजलान को परेशानी देखकर फिर से कहा, आप मुझे बताएं किन चीज़ों की ज़रूरत है, मैं वो घर मंगवा लेता हूँ। अजलान ने हाल बताया तो डॉक्टर ने उसे उन सब चीज़ों के नाम बताए जिसकी इस वक्त महक को ज़रूरत थी। मिस्टर अजलान, जो हालत आपकी पेशेंट की है ना, हमें उम्मीद नहीं है इनके बचने की। खैर फिर भी आप दुआ कराएं। डॉक्टर अजलान को देखकर संजीदगी से कहते कमरे में वापस चले गए। अजलान ने किसी को कॉल की और डॉक्टर की बताई हुई मशीन से इसके नाम उसको बताकर फोन बंद कर दिया और परेशानी से चक्कर काटने लगा। तभी दामिर घर में दाखिल हुआ। लड़की जल्दी अजलान जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा मगर उसकी हालत देखकर हैरान रह गया। उजड़ी हालत, जद से सुर्ख होती आंखें और इन आंखों में सब कुछ खो जाने की तकलीफ अजलान को ठठराने पर मजबूर कर गई थी। दामिर, अजलान भी कुछ कहता कि दामिर ने हाथ उठाकर उसे मजीद कुछ कहने से रोक दिया और बगैर कुछ कहे लंबे लंबे डाक भरता ऊपर अपने कमरे में चला गया। दामिर अपने कमरे में आया और शीशे के सामने जाकर खड़ा हो गया। दामिर ने चिल्लाते हुए ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी हुई तमाम चीजें नीचे गिरा दी। इसके कानों में बार बार 6 साल पहले की चीखें सुनाई चीखती हुई आवाजें सुनाई दे रही थी। दामिर, दामिर, खुदा करे तुम्हें इश्क हो, खुदा करे तुम्हें इश्क हो और वो इश्क तुम्हें ला हासिल हो। तुम सुकून मांगो और तुम्हें सुकून ना मिले। तुम भी मेरी तरह तड़पो जिस तरह मैं तड़प रही हूँ। दामिर की बार बार यही जुमले सुनाई दे रहे थे। दामिर जाकर चेयर पर बैठ गया और तकलीफ से आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही दामिर के सामने माजी लहराया और वो माजी में खो गया। वो तीनों लंदन गए थे पढ़ने के लिए और इस वक्त वो लंदन की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में खड़े थे। अभी वो यूनिवर्सिटी देख ही रहे थे कि जब इन्हें एक तरफ से थोड़ा शोर सुनाई दिया। वो तीनों इस तरफ बढ़े तो एक लड़की ने नजर आई जिसकी इन तीनों की तरफ पुश्त थी और एक लड़का उसके पाँव में बैठा माफिया मांग रहा था। बताओ, करोगे आइंदा ऐसा तंग करोगे किसी लड़की को? उस लड़की की खूबसूरत गुस्से से भरी आवाज सुनकर कानों से टकराई। वो लड़की इंग्लिश में उस लड़के से गुस्से से पूछ रही थी और वो उसके पूछने पर नफी में सर हिला गया।
आइंदा अगर मुझे तुम ऐसी हरकतें करते नजर आए तो पूछ छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। अब जाओ यहाँ से। इस लड़की ने इंग्लिश बोलते हुए उसे जाने को कहा तो वो लड़का जल्दी से वहां से भागा। आप सब क्या देख रहे हैं? यहाँ कोई शूटिंग चल रही है जो आप सब मजे से देख रहे हैं? उस लड़की ने गुस्से से बाकी सब स्टूडेंट्स को देखते हुए कहा जो तमाशा देख रहे थे। उसके कहने पर सब जल्दी से नजरें फेर गए। वो लड़की मुड़ी तो सामने ही वो तीनों खड़े थे जो उसे ही देख रहे थे। दामिर को देखते ही उसकी नजर दामिर पर ठहर सी गई और ऑन की उस पर। उसकी ग्रीन आईज में देखते हुए ऑन को अपना आप इसमें खोता हुआ महसूस हुआ। सफेद रंग, सुर्ख गाल, कमर पर फैले काले बाल उसे मजीद खूबसूरत बना रहे थे। हाय, माय नेम इज ऑन। ऑन ने होश की दुनिया में आते उसके पास जाकर अपना हाथ उसके सामने किया और मुस्कुराते हुए अपना नाम बताया। उसने दामीर से नजरें हटाकर उसे देखा तो मुस्कुराकर उसे हाथ मिलाया। हाय, आई एम सनम। सनम ने मुस्कुराते हुए हाथ मिला कर कहा तो ऑन उसकी मुस्कुराहट में खो सा गया। सनम ने उसके हाथ से अपना हाथ निकाला और दोबारा दामीर को देखने लगी। क्या तुम हमसे दोस्ती करोगी? ऑन ने इंग्लिश में बोलते हुए मुस्कुराकर पूछा तो सनम ने दामीर को देखते हुए हाँ में सर हिला दिया।